नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। देश की जनता महामारी की जंग से जीत चुकी है, लेकिन अब जनता को महंगाई की मार ने अपनी चपेट में ले लिया है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आलम यह है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार जा चुका है तो डीजल 100 के पार जाने को बेताब है। बढ़ती कीमतों का असर यह रहा कि देश में खाद्य सामग्री की कीमत पर भी अब बढ़ने लगी है। पेट्रोल और डीजल की तरीके से ही देश में सरसों का तेल भी लोगों से दूरी बनाता नजर आ रहा है। देश में आज सरसों का तेल 200 रुपए प्रति लीटर से कहीं ज्यादा महंगा हो चुका है। आलम यह है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है और बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। रसोई का खर्चा तेजी के साथ में बढ़ता जा रहा है। जनता सरकार से जहां राहत की उम्मीद कर रही है तो वहीं सरकार के मंत्री और अपने बयानों से जनता का तेल निकालने का काम कर रहे हैं। अप्रैल और मई की बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में 38% का इजाफा हुआ और दाल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाद्य तेल की बात करें तो 30% की बढ़ोतरी हुई है। फल की कीमतों में 12% का इजाफा हुआ है। अंडा और सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो 15% महंगे हुए हैं। सरसों का तेल 200 रुपए से कहीं ज्यादा महंगा बिक रहा है। चीनी की बात करें तो 6 से 7 रुपए बढ़त हुई है। अरहर की बात करें 100 रुपए प्रति किलो के आसपास ये दाल पहुंच चुकी है। मूंग दाल की हम बात करें तो 130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पहुंच चुकी है। चना मसूर दाल के दामों में 30 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद जनता बोल रही है कि कुछ तो रहम करो सरकार, ये महंगाई डायन खाई जात है। मैनेज तो करना पड़ता है क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है उसके अकॉर्डिंग। आपके खर्चे वही हैं, एक्सपेंसेस भी वही है सारे के सारे। एक्सपेंसेस के अलावा आपका बेसिक जो डेली रूटीन है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कहीं जाना है, किसी भी तरीके से उसमें पेट्रोल तो आपका लगनी। पेट्रोल के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इससे डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि सैलरी तो कोई इंक्रीज होती नहीं है, लेकिन पेट्रोल हो गया, आप सिलेंडर देख लीजिए, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। तो हर सेक्टर में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा हाइक ना दें। कुछ चीज़ों पे मतलब रेशियो थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि गरीब जो लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और कोरोना काल में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ पे आ रहा है। अब कितना पेट्रोल डलाएगा इंसान? 1 लीटर 100 से ऊपर हो गया, पहले कितना कम था, वो भी कुछ साल में ही। मतलब कुछ साल में देखोगे तो आप पहले 70 था, 65, 70, 80 इतना ही चल रहा था, बट इतनी जल्दी इतना ज़्यादा हाई हो गया है, कोई कंट्रोल ही नहीं। जीवन हो, हम सब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबका जीवन इससे बदहाल ही है और बहुत बुरी स्थिति है। आप 1 रुपए भी आपकी लाइफ में बढ़ते हैं ना तो आपकी कमाई तो 10 पैसे घट ही रही, तो उससे जीवन क्या होना और वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। आप स्वयं मीडिया में हैं तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि आप लोग भी वही दिन गुजार। आपने सुने ये कुछ बयान थे। लगातार जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है उसी को लेकर ये बयान थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तेल की कीमतों की जिस तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसी तरीके से अब बाकी जो कीमतें हैं खाद्य सामग्रियों की वो भी बढ़ती जा रही हैं। और देश की जनता लगातार सरकार से गुहार लगाने की मांग कर रही है। लेकिन साथ में एक दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से चाहे सरकार की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। और साथ में यही वजह है कि जनता के मन में भी अब यह स्थिति बन चुकी है कि उन्हें विश्वास ही नहीं रहा है कि सरकार उनको लेकर कोई सोच विचार कर भी रही है कि या नहीं कर रही है। यही वजह है कि लगातार जिस तरह की स्थिति आज देश में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज एक बार फिर से तेल की कीमतों में दाम बढ़े। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जो जैसे ही खत्म हुए उसके बाद से ही लगातार तेल की कीमतों का बढ़ने का सिलसिला तेजी के साथ बढ़ता चला गया। और आज आलम यहां तक पहुंच चुका है कि कई शहरों के अंदर 100 के पार पेट्रोल जा चुका है और कई शहरों में डीजल 100 के पार जाने को बेताब हो चुका है। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ में अगर हम तेल की बात करें जो खाने के काम में आते हैं, सरसों के तेल की हम बात करें, सोयाबीन के तेल की हम बात करें, उनकी कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुद्दे की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर चंडीगढ़ से अंतर्राज्यीय नकली रेमडेसिविर निर्माण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, रोपड़ पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि इस गिरोह में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। करोड़ों रुपए के थे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन
ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंतरराज्यीय नकली रेमडेसिविर रैकेट का पर्दाफाश हुआ। जिस तरीके से लगातार बीते कुछ महीनों की हम बात करें, कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता नजर आया था, उसके साथ ही अलग अलग तरह की तस्वीरें बाजार में देखने को मिली कि लोगों को अलग अलग दवाइयों की जरूरत पड़ने लगी और उन दवाइयों की जब जो डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो लोगों ने नकली बनाना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक ऐसा गिरोह था जो पंजाब में भी इस तरीके से या चंडीगढ़ के आसपास इस तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इसको लेकर बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और इस गिरोह का खुलासा किया गया है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ में कई करोड़ रुपए के जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन वहां से बरामद किए गए हैं। अब देश में महंगाई की इस महामारी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए फिरोज सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, आप ही का कमेंट लेना चाहूंगा। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। सर वो बयान आपने, वो जो नारे थे, वो पोस्टर्स आपने बहुत बार देखे होंगे। अब जनता सर राहत की उम्मीद कर रही है, क्या कहेंगे? को हमेशा राहत मिलना चाहिए और हम इसके पक्षधर हैं, चाहे वो सरकार किसी की हो, हमारी हो या कांग्रेस की हो या किसी की भी सरकार हो जी। और अगर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो देखिए, दामों का बढ़ना समसामयिक चीजों का उसमें देखना पड़ेगा कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या काल है बढ़ना। अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में अभी आपने कहा था कि सरसों के दाम बढ़ गए हैं, सरसों के तेल के, तो सरसों के भी तो दाम पंजाब में बढ़े हैं। आप सरसों का दाम देखिए कितना बड़ा, किसान को भी आमदनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि देखिए कहीं ना कहीं या तो एक तरफ अगर आप कहेंगे कि किसान की भी आमदनी बढ़ाइए, दूसरी तरफ कहेंगे कि जनता को भी महंगा ना पड़े, तो ऐसी चीजें नहीं होती। एक उदाहरण मैंने दिया, क्योंकि मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी तेल खाता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं भी अपना अनाज बेचता हूँ, तो इसमें चीजें आती हैं। सरसों का देखिए, पंजाब की बात ले लें, इस साल कितनी बढ़िया कमाई हुई है सरसों में और तेलों में उछाल आया है। दूसरा, आपने सुना होगा जो पहले ब्लेंडिंग और मिक्सिंग की जाती थी उस पर सरकार ने रोक लगा दी है, तो सरसों के तेल का मामला वहां पहुंचता है। दूसरा, महंगाई आज के दर में बढ़ी है। मैं मान रहा हूं कि सबको दिख रहा है कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, महंगा हो गया, लेकिन जब पीछे की चीज हिंदुस्तान के लोग, हम और आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, पीछे की चीजें हम लोग इतनी भूल जाते हैं कि उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। 2004 से 9 तक किसकी सरकार थी? मैं ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता हूं। 2004 से 9 तक कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उसमें 40% का इजाफा हुआ था डीजल के दामों में। मुझे आज भी याद है, 11,500 रुपए का सिलेंडर हमने खरीदा है। तो इसमें कहने की बात नहीं है उस समय क्या परिस्थिति रही, उस समय क्या। इसलिए आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल
ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, रुख में आपका करना चाहूंगा, देश में जो अभी खामोशी है बढ़ती महंगाई को लेकर, सरकार की हलचल भी नहीं दिख रही है, विपक्ष की हलचल भी नहीं दिख रही है, लोग अब खुद भी आवाज उठाते नजर नहीं आ रही। ये जो खामोशी है इसका क्या असर है सर, क्या इसका मतलब है? देखिए, कोरोना से लोग परेशान हैं जी, और कोई भी बाहर इसलिए नहीं निकल रहा है, भीड़ इसलिए नहीं लगा रहा है, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो चाहे कोई भी हो, कि कोरोना की जो भयावहता देखी है लोगों ने, इसलिए लोग बाहर नहीं आ रहे। कांग्रेस ने भी बहुत सांकेतिक विरोध किया, वो पूरे देश में किया, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह छोड़ दी हो। ये तो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस से ही हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे माननीय सोनिया जी के, कि आपको पूरे देश में इसका महंगाई का, डीजल पेट्रोल का विरोध करना है। देखिए, अभी शाही जी कह रहे थे कि 2004-2009 में जो डीजल पेट्रोल के रेट थे वो बहुत बढ़ गए थे। मैं आपको और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि जब केंद्रीय कर डीजल पे 3.5 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था, आज की वर्तमान में मोदी सरकार जो है वो 28 रुपए केंद्रीय कर ले रही है, और ये पूरे राज्यों के लिए एक बराबर है। ऐसे ही पेट्रोल में 9 रुपए 56 पैसे हम लिया करते थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और आज वर्तमान में 37 से 38 रुपए हो गया। तो ये पेट्रोल में 400 गुना और डीजल में 800-850 गुना, ये किसने बढ़ाया है ये दाम? सिलेंडर जो है 415 का आज 850 और 900 रुपए में पहुंच गया। सब्सिडी, हमारी जो बहनें थी उनको सब्सिडी मिलना बंद हो गई। भाई, सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है सिलेंडरों पे? हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि खातों में सब्सिडी क्यों नहीं आ रही? सिद्दीकी साहब, क्या जनता का विश्वास खत्म हो चुका है सरकारों में, विपक्ष में? यही वजह ये खामोशी है? लोग ये कह रहे हैं कि जो हमने चुना है उसको भुगतना भी हम ही है। नहीं, खामोशी नहीं है, लोगों में नाराजगी है। आप अगर सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो आपको साफ देखने मिल जाएगा जी, क्योंकि हर राज्य में धारा 144 लगी हुई है, 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो नहीं सकते, शादी कार्यक्रमों में 20 लोगों की परमिशन है मात्र, और लोगों में एक डर भी है कि कहीं हम भीड़ इकट्ठा की और हमको कोरोना ना लग जाए। और कोरोना का हाल आपने देखा ही है कि अब ये पहली लहर जैसा कोरोना नहीं रहा, दूसरी लहर के बाद लोग सजग भी हुए हैं, सावधान भी हुए हैं और डरे हुए भी बहुत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सरकार का अपना एक काम है, सरकार के कर्तव्य है कि आज अब कोरोना से लोग त्राहिमाम है, आज लोगों की नौकरियां छूट गई है, करोड़ों लोग जब बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक कोरोना की स्थिति इतनी खराब है कि जो हमारे व्यापार और व्यवसाय उसकी हालत खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है सरकार। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है। शाही जी का मैं कहना चाहूंगा, दूसरे देशों में नहीं, मैं रुक करता हूं अश्विनी शाही जी का। सर, बेरोजगारी बढ़ी है बेइंतहा, और साथ में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लग नहीं रहा कि सरकार को बहुत जल्द कदम उठाने की जरूरत है? अगर विश्वास लोगों में अगर थोड़ा बहुत बाकी रहा भी है तो ये विश्वास जल्द ही खत्म हो जाएगा अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। आपने पुरानी कीमतों का जिक्र किया, पुरानी कीमतें जिक्र आपने किया, लेकिन चुना आपको इसलिए गया था कि उन कीमतों से भी आप राहत देंगे। आज 100 के पार जा चुका है। ये सब चीजें कहने को आसान होती हैं और राहत देंगे, और विश्वास, कोई विश्वास नहीं खत्म हुआ है। कांग्रेस जो है 5 से 7% के वोट की पार्टी बन के रह गई है, तो विश्वास तो हमारे में है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सबको जानते हैं लोग। 62 में हम लाठी डंडों से चाइना से युद्ध लड़े थे हमारे सैनिक अपने बहादुरी में, और आज हम सुखोई और जो है चैल के जहाजों से, तेजस से लड़ेंगे। तो बहुत चीजें बदलाव हुई हैं। एक कपिल सिब्बल साहब ने कहा था, पत्रकारों ने पूछा था उनसे एक बार कि भाई प्याज के दाम 100 रुपए हो गए, आपका क्या कहना है? कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि तो व्यापारियों से कहिए कि सस्ता खरीद कर सस्ता बेचें। ये उस समय मंत्री थे।
रेणुका चौधरी का बयान मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी कांग्रेस की मंत्री हुआ करती थी, उन्होंने कहा था कि आपकी औकात नहीं है तो मत खरीदा करिए, वो टेप मेरे पास मुझे है, वो सारे बयान याद है सर। नहीं, अश्विनी शाही जी को तमाम बयान याद है। एक और बयान में हाल ही का बताता हूँ आपको, वित्त मंत्री ने क्या कहा, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। मोहित जी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मोहित जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए, आप नहीं, मैं प्रवक्ता कांग्रेस का नहीं, जनता का बनना हूँ। नहीं अश्विनी शाही जी, आप अनुभवी व्यक्ति है। जनता आज देखिए आपके घर में भी, आपके घर में भी सर तेल की कीमतें जी। सर मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मेरा वाक्य पूरा नहीं होगा। आपका सवाल, जो भी सवाल करना हो कर लीजिए, मुझे जवाब तो दे दीजिए। देखिए मैं ये इन बयानों के पीछे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र जो है ये कह रहे थे कि हमारे समय में क्या था, 400% बढ़ गया। तो भाई 1145 रुपए सिलेंडर रेणुका चौधरी ने कहा, 100 रुपए का प्याज कपिल सिब्बल ने कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आज के दिन में मैं मानता हूं चीजें बड़ी हैं, लेकिन अगर जिसको मान लीजिए कि भारत सरकार के राजस्व की बढ़ोतरी होती है, हम ही आप राजस्व देते हैं जिससे सरकारें चलती हैं, तब भारतमाला रोड नहीं बन रहा था, तब इतने हाईवे हिंदुस्तान के पास नहीं थे। 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आने के पहले ये सब। ठीक है अश्विनी शाही जी, माफ कीजिए मैं आपका बीच में रोक रहा हूं आपको। एक और छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। अश्विनी शाही जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन साथ में एक बात यह कि पुरानी सरकारों में खामियां थी, लगातार कीमतें बढ़ रही थी, इसीलिए आपको चुना था सर, इसीलिए चुना था। और अब में कीमतें बढ़ी हैं, ये परेशानियां हैं, सबको पता है, लेकिन इसके समाधान के लिए क्या सरकार कुछ कर रही है? देखिए मोहित जी, सरकार हमेशा, मैंने कहा कि सरकारें चाहे जिसकी भी हो, अपने लोगों के लिए, जनता के लिए कृत संकल्प रहती हैं। उसमें जनता को भी सहूलियतें देना है और सरकारें भी चलानी है। नई योजना, मैंने अभी मैं कह रहा था कि भारतमाला से लेकर जो हाईवेज बने हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बाद बने हैं। ये सब शुरू हुआ है, उसके पहले सड़कें हिंदुस्तान में कहाँ थी? हम लोगों के पास नहीं थी, हम लोग के पास संसाधनों की बहुत कमी थी, हमारा देश बहुत पीछे था। और आज के डेट में मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी लोगों के पास है। चलिए ठीक है, केंद्र सरकार ने आपको 33 रुपया, 35 रुपया, 20 रुपया जो भी लगा लिया, कस्टम बढ़ा लिया, लेकिन उतना ही आज 33 रुपया से नीचे किसी राज्य सरकार का वैट और वो नहीं है। अगर राज्य सरकारें इतनी खैरख्वाह हैं तो कई प्रदेशों में भाजपा को छोड़कर भी सरकारें हैं, लेकिन किसी ने कम नहीं किया और आरोप सब लगाए। नहीं करती वही जी कहना मैं ये चाह रहा हूं। राज्य सरकारें नहीं करती हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि कांग्रेस का अभी बात कर रहे सिद्दीकी साहब की हमने प्रदर्शन किया। मैं फिरोज सिद्दीकी साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। आप लोगों ने कभी क्या जीएसटी काउंसिल में ये बात रखी कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले? कभी आज तक की किसी बैठक में ये बात आपने रखी वहां पर? रही कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए। आप चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, कब किसी में भी देख लीजिए। सवाल ये है जी, जो शाही जी कह रहे हैं
दूसरे देशों ने कोरोना से लड़ने के लिए सेक्टोरियल ग्रांट्स दी, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन लगाए, चाहे एविएशन सेक्टर हो, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर हो, किसी को भी हर सेक्टर में उन्होंने सेक्टोरियल ग्रांट्स दी। यहाँ 1 रुपया नहीं दिया मोदी सरकार ने, यहाँ लोगों का इलाज नहीं कराया। आयुष्मान योजना का जो कार्ड था वो कभी कोरोना में काम नहीं आया। लोग इतने सारे बेरोजगार हो गए, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। हाईवेज की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई हाईवे बताइए आप 4 लेन जो NHAI का है जिसमें बिना टोल दिए जनता निकल सकती हो। आप एक हाईवे बता दीजिए मुझे, मैं आपको मैं शाही जी को इनाम दे दूंगा। आप ये देखिए, ये कहते हैं पहले लाठी डंडे से 2017 की पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी ऑन डिफेंस, उसका कहना यह है कि सैनिकों के पास जरूरी साजो सामान नहीं है, ठंड से बचने के लिए उनके पास साजो सामान नहीं है, सामान की भारी कमी है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? बैंक हमारे पूरे डूब रहे हैं, RBI का पूरा पैसा आपने खाली कर दिया, पेट्रोलियम पे आप बेतहाशा बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं, और देश की आर्थिक स्थिति ये है कि GDP माइनस में जा रहा है, हमारा बेरोजगारी पीछे चली जा रही है, हमारा देखिए जनता के बीच में रहते हैं, आप इन तमाम मुद्दों को देख रहे हैं, इनको उठा रहे हैं, आखिरकार ये पैसा जो आ रहा है ये जा कहाँ रहा है? आपको नजर आ रहा है कहीं पे? वही हम कह रहे हैं कि कहाँ जा रहा है? हमारे दो के पास जा रहा है, हमारे बैंक किसानों को आप 1 रुपए की कर्जा माफी नहीं दे रहे। आखिर ये सब जो चीजें हो रही हैं, ये आखिर हो क्या रहा है देश में, ये हम जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि आप हर हालत में 97% लोगों की जो है हमारी लोगों की आमदनी घट रही है। हंगर इंडेक्स था उसमें 54वें नंबर पे भारत था, वो 104वें नंबर पे पहुंच गया। तो भारत क्या तरक्की कर रहा है या बिल्कुल पीछे जा रहा है? ये आखिर हो क्या रहा है, यही हम जानकारी सरकार से चाहते हैं। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर सरसों का तेल जो 2020 के लॉकडाउन में 80 रुपए था, अभी 160 रुपए 170 रुपए हो गया, तो क्या अगर अगर भारतीय जनता पार्टी रहेगी तो क्या ये सरसों का तेल के 4 साल में आपके 500 रुपए लीटर ले जाएंगे? उन्होंने एक जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम किसानों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो इस बार सरसों की कीमतों में MSP से ज्यादा बढ़ोतरी करके जो उनको कीमत मिली है, वो उसका जो वो बात कह रहे हैं उसकी। देखिए MSP जो है, इन्फ्लेशन बढ़ा 6%, MSP अगर पूरी बढ़ी है इस बार तो 1.8%। ठीक है सिद्दीकी साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अश्वनी शाही जी का रुख इसी पर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अश्वनी शाही जी, फिरोज सिद्दीकी साहब ने भी अपनी बात कही। मैं आपके पास इस बात को लेकर आना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आपने सरसों की कीमतें भी बढ़ाई हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, तो दूसरे सेक्टर को इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर, उनका सोचिए जो गरीब लोग हैं, क्योंकि सरसों का इस्तेमाल करने वाला जो परिवार है वो सबसे गरीब लोग ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी लोग तो घी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी और भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में भी तो सरकार को सोचना होगा, दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना होगा। जी मोहित जी, आपने बढ़िया कहा। दोनों को मेंटेन करने के लिए ही एक तरफ किसान की आय भी बढ़ानी है, दूसरी तरफ जनता को कैसे चीजें सस्ती पहुंचे वो पहुंची। अब इस बीच में क्या हुआ है, इस बीच में देखिए पहले की सरकारें जो है एक तरह से ब्लेंडिंग का पूरा छूट दे रखे थे, वो चाहे वो राइस ब्रांड की हो या पाम ऑलिव ऑयल का हो, हमको शुद्ध सरसों का तेल नहीं मिल रहा था। इस सरकार ने उसको बंद किया, तो यानी कि शुद्ध सरसों का तेल हर घर में पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। भले ही दाम जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कम से कम शुद्धता तो पहुंच रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा हम अपने कांग्रेस के साथी को कि 2010 में किसकी सरकार थी सर, एक पेट्रोल का दाम जो है बाजार के सहारे इन लोगों ने छोड़ा। 2014 आते आते डीजल को भी बाजार के सहारे छोड़ा। तो हम लोगों ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने उसको किया कि पहले सरकारें तय करती थी, अब सरकारें नहीं तय करती हैं, कंपनियां तय करती हैं। 216 खरब का जो डॉलर का कर्जा जो लिया था इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड का, वो आज तक जो है 2026 तक देना है, जिसमें हमको 90,000 करोड़ रुपए जो है ब्याज के देने पड़ते हैं, वो अभी भी सरकार भर रही है। तो ये सब पैसा कहां से आएगा, इसको कांग्रेस बताने का काम करे, क्योंकि ये ऑयल बॉन्ड को के बारे में बताएं हमारे सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने ही वो किया था, ऑयल बॉन्ड लिया था। तो चीजें जो ब्याज हमको भरना पड़ रहा है उसको भी हमको निकालना है, हमको अपनी जनता को भी शुद्ध रखना। इसमें मोहित जी बहुत ही साफ है कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, ठीक है मैं मान रहा हूँ, ये मानते हुए कि आज महंगाई है, हमको इस पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार और बेहतर काम करेगी, जरूर कुछ करेगी। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अपने वैट को घटा ले तो कम से कम कुछ तो मिले राहत उन लोगों को। यकीनन मैं इसी बात पर आता हूं फिरोज सिद्दीकी साहब की कांग्रेस शासित राज्यों में तो कम से कम कुछ टैक्स पे जो कटौती करनी चाहिए, कुछ कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक संदेश तो जाए कि कोशिश आप लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का पैसा बकाया है केंद्र सरकार को राज्यों को देना है। हाँ। हमारे मध्य प्रदेश का ही जब हम लोग सरकार में थे तो 32,000 करोड़ रुपया था, केंद्रीय अनुदान, जीएसटी सब मिला के जी। अब स्टेटों के पास जीएसटी के बाद दो ही चीजों के लिए पैसा रह जाता है, या तो वो आबकारी से पैसा कमा ले या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से पैसा कमा ले। और अगर ऐसी ही स्थिति में, कोरोना की स्थिति में जो पहले ही वैट की हालत खराब है, पेट्रोल डीजल की उतनी खपत नहीं हो रही है और शराब की भी नहीं हो रही है, तो पहले ही खजाने की हालत खराब है, उसमें भी अगर वो कम कर लेंगे तो फिर केंद्र सरकार किस काम की है। जहां तक ये बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो मैं इनसे ये कह रहा हूं, आप बॉन्ड में मत जाइए, आप या तो एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि बॉन्ड क्या है। आप ये बताइए कि 3.5 रुपए का टैक्स आप 28 रुपए क्यों ले रहे हैं? ठीक है, हमको भी 3.5 रुपए आप टैक्स लगा दीजिए। ठीक है सिद्दीकी जब साहब, हम लोग अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो मैं अश्वनी शाही जी का रुख करना चाहूंगा। आऊंगा सिद्दीकी साहब आपके पास भी। अश्वनी शाही जी, अंतिम चरण में हम लोग हैं, अंतिम कमेंट आपका होगा। आप किस तरीके से जनता को आश्वस्त कराना चाहेंगे कि सरकार गंभीर है इस मामले पर? गंभीर है और सरकार जो है जरूर कुछ निदान करेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि निदान नहीं करेगी। लेकिन हमारी बातें जो हमको कहनी थी, अभी हमारे भाई ने मान लिया उसको कि कहां से पैसे आते हैं और कैसे आते हैं, तो राज्य सरकारें नहीं कर सकती, तो केंद्र सरकार के माथे ठिकड़ा फोड़ रहे हैं ये। अब आप और दर्शक आपसे समझ सकते हैं कि क्यों नहीं दाम कम हो रहा है। केंद्र सरकार को पूरा देश चलाना है, एक राज्य में जो है अगर वैट नहीं कम कर सकते। अश्वनी शाही जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्दीकी साहब माफ कीजिएगा, आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन देश में जो स्थिति आज बनी हुई है वो लोगों में लगातार रोष पैदा कर रही है। स्थिति ये हर रोज की इनकी बढ़ रहे हैं और इसी का जो असर है अब रसोई पर पड़ने लगा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ।